नमस्कार साथियों, मैं सौरभ थपलियाल संकल्प सौरभ क्लासेस डोईवाला की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पीछे की क्लास में हमने राजा ललित शाह और ललित शाह के बाद जयकृत शाह के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग जो है राजा प्रद्युम्न शाह को पढ़ने वाले हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण राजा, मध्यकालीन उत्तराखंड के पंवार वंश का अंतिम शासक हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद टिहरी रियासत एक अलग शाखा के रूप में उभर करके आएगी। यहाँ पे राजा प्रद्युम्न शाह को अंत समय में खुड़बुड़ा के युद्ध में गोली मार दी गई थी। किसने गोली मारी थी, क्या कहानी थी, पूरी की पूरी कहानी आपको इसी वीडियो में समझ आएगी। आज की इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण बात यह भी समझ में आएगी कि किस प्रकार पराक्रम शाह जो है प्रद्युम्न शाह के खिलाफ हो जाता है और किस प्रकार खुड़बुड़ा के युद्ध में जो है पराक्रम शाह की भूमिका रहती है। ये सारी चीजें समझने को मिलेगी। महत्वपूर्ण कहानी के अंतर्गत राजा भले प्रद्युम्न शाह पढ़ रहे हो, लेकिन इस प्रद्युम्न शाह की कहानी में कैरेक्टर बहुत ज्यादा हैं, कहानियां बहुत ज्यादा हैं, तो पूरा विस्तार से समझते हैं। चलिए मेन चीज को शुरू करते हैं, राजा प्रद्युम्न शाह के कुमाऊं से गढ़वाल आने की कहानी को, और शुरू करते हैं राजा प्रद्युम्न शाह को पढ़ना। बहरहाल राजा प्रद्युम्न शाह गढ़वाल की राजगद्दी पर 1786 ईस्वी में बैठता है और 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध होने तक गढ़वाल का शासक रहेगा प्रद्युम्न शाह। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले पीछे की कहानी को अगर हम देखें तो ऐसी जानकारी मिली कि गढ़वाल का शासक राजा ललित शाह का ही दूसरा पुत्र था जयकृत शाह, जो कि प्रद्युम्न शाह का सौतेला भाई था। ये दोनों सौतेले भाई थे, जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह कुमाऊं का शासक था, कुमाऊं का राजा था प्रद्युम्न चंद के नाम से, और जयकृत शाह गढ़वाल का शासक था राजा ललित शाह की मृत्यु के बाद। लेकिन दोनों थे सौतेले भाई। इधर इस कहानी के अंदर एक कैरेक्टर और है, और वो कैरेक्टर है पराक्रम शाह। पराक्रम शाह इन्हीं का तीसरा भाई है। कुल 4 भाई थे ये। प्रीतम शाह चौथा भाई था। प्रद्युम्न शाह, जयकृत शाह, पराक्रम शाह, प्रीतम शाह। प्रद्युम्न शाह कुमाऊं का शासक है, जयकृत शाह गढ़वाल का राजा है, और इस कहानी के अंदर एक हीरो और है, वो हीरो है पराक्रम शाह। पूरी की पूरी कहानी इस प्रकार से निकल करके आती है कि राजा प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठा हुआ था और 1786 में गढ़वाल में राजा जयकृत शाह की मृत्यु हो जाती है। कैसे मृत्यु हुई, क्या कहानी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी पीछे बताई है। बहरहाल 1786 में जयकृत शाह की मृत्यु होती है तो राजा प्रद्युम्न शाह कुमाऊं की राजगद्दी छोड़ करके गढ़वाल की ओर रवाना होते हैं, और प्रद्युम्न शाह ने कुमाऊं का प्रशासन जो है वो एक व्यक्ति को सौंप दिया था, हर्षदेव जोशी को। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का राजपाट सौंपा और राजा प्रद्युम्न शाह जो है वो गढ़वाल आ गए जयकृत शाह की मृत्यु के बाद, और गढ़वाल की राजगद्दी पर आकर के बैठ गए। जैसे ही प्रद्युम्न शाह गढ़वाल की राजगद्दी पर बैठता है तो प्रद्युम्न शाह के ठीक खिलाफ हो गया प्रद्युम्न शाह का भाई पराक्रम शाह। क्यों खिलाफ हो गया? क्योंकि जब राजा जयकृत शाह था गढ़वाल का, तो राजा प्रद्युम्न शाह ने पराक्रम शाह को कहा था कि तू जयकृत शाह के खिलाफ षड्यंत्र कर बराबर। जब जयकृत शाह की मृत्यु होगी तो मैं तुझे गढ़वाल का राजा बनाऊंगा। और इसी उम्मीद में बैठा हुआ पराक्रम शाह कि आज गढ़वाल का राजा बनूं, कल गढ़वाल का राजा बनूं। इधर कुछ और ही चल रहा है। राजा जयकृत शाह की मृत्यु हुई तो प्रद्युम्न शाह ने स्वयं का राज्याभिषेक करवा दिया। पराक्रम शाह उम्मीद लिए बैठा हुआ है। उधर कुमाऊं का प्रशासन भी प्रद्युम्न शाह ने नहीं छोड़ा। प्रद्युम्न शाह ने कुमाऊं का प्रशासन हर्षदेव जोशी को सौंपा और कहा कि कुमाऊं का ध्यान रखना, राजा मैं ही रहूंगा कुमाऊं का भी। अभी फिलहाल जो है मैं गढ़वाल की राजगद्दी पर बैठा हूं, भले गढ़वाल की राजगद्दी पर बैठा हूं, लेकिन राजा मैं ही हूं कुमाऊं का भी। इसी बात का फायदा इस समय कुमाऊं के अंतर्गत मोहन चंद उठाता है। ये कहानी चंद वंश में अच्छे तरीके से समझ आएगी। मोहन चंद इस बात का फायदा उठाता है। मोहन चंद का भाई था लाल सिंह। मोहन चंद का भाई लाल सिंह, ये दोनों के दोनों लोग, और इनके साथ तीसरा व्यक्ति मिल जाता है पराक्रम शाह। पराक्रम शाह इसी वजह से खिलाफ हो गया कि मुझे गढ़वाल का राजा नहीं बनाया, और पराक्रम शाह खिलाफ हो जाता है। यहां से इनका साथ देने लगता है मोहनचंद, लाल सिंह, पराक्रम शाह। ये तीनों लोग एक तरफ हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का प्रशासन सौंपा है प्रद्युम्न शाह ने, और वो अभी गढ़वाल की राजगद्दी पर राजा है।
गढ़वाल में प्रद्युम्न शाह शासन कर रहा होता है, इधर पराक्रम शाह मोहनचंद के साथ मिल जाता है। ये तीनों के तीनों लोग मिलकर के जो है कुमाऊं की राजगद्दी प्राप्त करने के लिए हर्षदेव जोशी पर आक्रमण कर देते हैं। हर्षदेव जोशी पर 1786 में इन तीनों ने आक्रमण कर दिया और 1786 ईस्वी के इस युद्ध को पाली का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस पाली के युद्ध में ऐसी जानकारी मिलती है कि हर्षदेव जोशी बुरे तरीके से परास्त हो गया, होगा ही परास्त। इधर तीन तीन लोग, मोहनचंद, लाल सिंह, पराक्रम शाह, तीन लोग मिलकर के हर्षदेव जोशी पर आक्रमण करते हैं। हर्षदेव जोशी इस युद्ध में परास्त हो जाता है। परास्त हुआ हर्षदेव जोशी, करे तो करे क्या? एक ही चीज, एक ही ऑप्शन, भाग करके गया राजा प्रद्युम्न शाह के पास, बोला महाराज बचा लो। प्रद्युम्न शाह उतर करके आता है और युद्ध शुरू होता है। 1786 ईस्वी में ही युद्ध हुआ था, नैथानागढ़ का युद्ध। नैथानागढ़ का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्ध इतिहास में, यदि पूछ लिया जाए कब हुआ था तो 1786, क्योंकि यही वो युद्ध है जिस युद्ध के बाद प्रद्युम्न शाह के पास से कुमाऊं पूरे तरीके से छिन जाएगा। प्रद्युम्न शाह के पास से कुमाऊं इसी युद्ध के बाद छिन जाता है, नैथानागढ़ के युद्ध के पास से। नैथानागढ़ का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो एक तरफ मोहनचंद, लाल सिंह और प्रद्युम्न शाह का भाई पराक्रम शाह इन्हीं का साथ दे रहा है, और दूसरी तरफ नैथानागढ़ के युद्ध में राजा प्रद्युम्न शाह और हर्षदेव जोशी। एक तरफ तो ये तीन लोग हैं, एक तरफ ये तीन लोग हैं, और दूसरी ओर इस युद्ध में राजा प्रद्युम्न शाह है, और प्रद्युम्न शाह का सहयोग कर रहा है हर्षदेव जोशी। सहयोग कर रहा है या सहयोग ले रहा है, जैसा आप समझो, एक ही बात है। दोनों के दोनों एक साथ, प्रद्युम्न शाह, हर्षदेव जोशी, और ये तीन लोग एक तरफ। ऐसी जानकारी मिलती है कि मोहनचंद जो रहता है वो इस युद्ध में राजा प्रद्युम्न शाह को परास्त कर देता है, और इस प्रकार नैथानागढ़ के युद्ध के बाद प्रद्युम्न शाह के हाथ से निकल गई कुमाऊं की राजगद्दी, और कुमाऊं पर अगला राजा बन गया मोहनचंद। मोहनचंद चंद वंश का वह शासक है जो 2 बार राजगद्दी पर बैठा था, एक तो राजा दीपचंद की मृत्यु के बाद, और एक राजा अभी प्रद्युम्न शाह को हराने के बाद नैथानागढ़ के युद्ध में। अब देखो क्या आगे होता है। नैथानागढ़ का युद्ध हुआ। अब सबसे बड़ी समस्या कि हर्षदेव जोशी जाए कहां? हर्षदेव जोशी का एक ही मालिक, एक ही गुरु प्रद्युम्न शाह, और वह हार गया नैथानागढ़ का युद्ध। तो ऐसी जानकारी मिलती है कि हर्षदेव जोशी ने इसके कुछ समय बाद गोरखाओं को कुमाऊं पर निमंत्रण दे दिया आक्रमण करने के लिए। गोरखा नेपाल के निवासी थे और गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए बोल दिया हर्षदेव जोशी ने, जैसे कि पुरानी स्ट्रेटजी रही है हर्षदेव जोशी की। कभी गढ़वाल के राजा को बोला आ जाओ कुमाऊं पर आक्रमण करो, गढ़वाल के राजा ने बगवाली पोखर का युद्ध लड़ा। कभी किसी को बोला कुमाऊं पर आक्रमण करो। तो इस समय राजा प्रद्युम्न शाह के जाने के बाद हर्षदेव जोशी ने तय किया कि गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए बुलाया जाए। गोरखा नेपाल के निवासी थे। कहते हैं नेपाल उस समय 24 ठकुराइयों में बटा हुआ था, 24 छोटी छोटी ठकुराइयों में। उनमें से एक ठकुराई थी जिसका नाम था कास्की, और कास्की ठकुराई के जो नेपाल के लोग थे उनको गोरखा कहा गया। बहरहाल उन चीजों को हम गोरखाओं के आक्रमण में अच्छे तरीके से समझेंगे। यहां पे सबसे मूल बात को शुरू करते हैं। तो गोरखाओं का 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण होता है, और 1790 में गोरखाओं के कुमाऊं आक्रमण के समय पे, तब कुमाऊं का राजा मोहनचंद नहीं था, तब कुमाऊं का राजा था अंतिम चंद राजा महेंद्र चंद। महेंद्र चंद चंद वंश का अंतिम शासक हुआ। 1790 में गोरखाओं ने इसी के ऊपर आक्रमण किया। गोरखाओं का कुमाऊं आक्रमण चौतरिया बमशाह, गोरखाओं के कुमाऊं आक्रमण में जगजीत पांडे, गोरखाओं के कुमाऊं आक्रमण में अमर सिंह थापा, गोरखाओं के कुमाऊं आक्रमण में सूरवीर सिंह थापा। इतने बड़े बड़े गोरखा सेनापतियों ने कुमाऊं के राजा महेंद्र चंद पर आक्रमण किया। चंपावत, पिथौरागढ़ 2 तरफ से आक्रमण किया और महेंद्र चंद को परास्त कर दिया। 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और 1791 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। 1791 तक गोरखाओं ने कुमाऊं जीत लिया। अब इधर हर्षदेव जोशी के कहने पर गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया है। गोरखा कुमाऊं को विजित करते हैं, तो कुमाऊं जीतने के बाद कुमाऊं में गोरखाओं का शासन स्थापित हो जाता है 1791 में। 1790 में आक्रमण हुआ था, 91 तक गोरखाओं ने जो है कुमाऊं को विजित कर लिया था।
ऐसी जानकारी मिलती है कि गोरखा अपना प्रशासन शुरू करते हैं और साथ के साथ उत्तराखंड के इतिहास में अगर हम मेन चीज मैप को देखते हुए समझें तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इस प्रकार इस तरफ देखें तो इधर नेपाल है, इधर देखा जाए तो कुमाऊं है और इधर देखा जाए तो अपना गढ़वाल है। तो गढ़वाल, कुमाऊं, नेपाल, ये चीजें थी। इस तरफ नेपाल की ओर से कुमाऊं के पूर्व दिशा में नेपाल है, नेपाल से आक्रमण हुआ कुमाऊं पर और कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार हो गया। गोरखा कुमाऊं पर अधिकार करते हैं। कुमाऊं जीतने के बाद गोरखाओं ने देखा कि आर्थिक रूप से बड़ा संपन्न राज्य है बगल पर गढ़वाल, तो क्यों ना गढ़वाल पर भी आक्रमण किया जाए। और लगे हाथ 1791 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर भी आक्रमण कर दिया और इस समय गढ़वाल का राजा प्रद्युम्न शाह। 1791 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और दोनों राजाओं के बीच में जो है एक संधि होती है जिसको हम लंगूरगढ़ की संधि कहते हैं। क्या कारण था लंगूरगढ़ की संधि होने का? तो गोरखाओं ने कुमाऊं जीतने के पश्चात 1791 में ही गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। 1791 में श्रीनगर के पास गढ़वाल का एक गढ़ था लंगूरगढ़। गढ़वाल में कुल 52 गढ़ थे, उनमें से एक गढ़ था लंगूरगढ़। लंगूरगढ़ पर आक्रमण किया 1791 में गोरखाओं ने और एक साल तक लंगूरगढ़ का घेरा डाल करके रखा, परंतु वो लंगूरगढ़ को विजित नहीं कर पाए। और 1792 में राजा प्रद्युम्न शाह जो कि गढ़वाल का शासक था और गोरखाओं के बीच में लंगूरगढ़ की संधि होती है। इस लंगूरगढ़ की संधि की शर्तें बड़ी खतरनाक थी। इस लंगूरगढ़ की संधि की शर्तों के अनुसार गढ़वाल का शासक यानी राजा प्रद्युम्न शाह 3000 रुपये वार्षिक कर देगा गोरखाओं को। गोरखा बड़े खतरनाक आक्रमणकारी थे, बड़े वीर योद्धा भी थे गोरखा। गोरखाओं ने जब आक्रमण किया तो राजा प्रद्युम्न शाह डर गया था बुरे तरीके से और उस समय पे प्रद्युम्न शाह ने लंगूरगढ़ी को बचाने के लिए, गढ़वाल को बचाने के लिए गोरखाओं को 3000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया। दूसरी बात यह भी स्वीकार की कि इस समय जो है एक नेपाली दूत वो श्रीनगर राज्य में रखा जाएगा। ये लंगूरगढ़ी की संधि की दूसरी शर्त थी। एक तो पहली शर्त यह कि गढ़वाल का राजा 3000 रुपये वार्षिक कर देगा गोरखाओं को। दूसरी शर्त गोरखाओं ने रखी कि नेपाली राजदूत एक श्रीनगर दरबार में रहेगा, यानी राजा प्रद्युम्न शाह के दरबार में रहेगा और उस नेपाली राजदूत का भी पूरा खर्चा भी राजा प्रद्युम्न शाह को वहन करना पड़ेगा। तीसरी शर्त यह रखी कि श्रीनगर में पंवार राजवंश का एक जो दूत है वो नेपाल में रहेगा। हालांकि वो पंवार वंश का दूत है, वो नेपाल में रह रहा है, नेपाल में रहने वाले दूत का भी पूरा खर्चा प्रद्युम्न शाह वहन करेगा। प्रद्युम्न शाह मरता क्या न करता, इस युद्ध में लंगूरगढ़ी की संधि पर हस्ताक्षर किए और इस प्रकार जो है गढ़वाल पर गोरखाओं के आक्रमण को टाल दिया 1791 में। 1791 में आक्रमण किया लंगूरगढ़ी पर और 92 में लंगूरगढ़ी की संधि हुई। इन शर्तों के साथ लंगूरगढ़ी की संधि हुई थी। आगे मैं तुमको एक कहानी बता चुका था आपको पीछे कि जब जयकृत शाह राजा था तो उस समय मैंने अंतिम समय में बताया था कि 1786 के समय में जब जयकृत शाह की मृत्यु होने वाली थी उस समय पे देहरादून पर गुलाम कादिर का आक्रमण हो गया। 1786 में देहरादून पर गुलाम कादिर का आक्रमण होता है। इस बात को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से सुनना। 86 में गुलाम कादिर का आक्रमण होता है और गुलाम कादिर जो था इसने एक तरफ से देहरादून को लूटना शुरू कर दिया। इसने जो है गुरुद्वारों को नष्ट करना शुरू कर दिया। गुलाम कादिर बड़ा खतरनाक आक्रांता था। कहते गुरुद्वारे में गो हत्या वगैरह इसने करवा दी। इधर देखा जाए तो पूरे के पूरे देहरादून में जो है आतंक मचा करके रख दिया था गुलाम कादिर ने। गुरुद्वारे के अंतर्गत गो हत्या करवा दी थी गुलाम कादिर ने और इस प्रकार से पूरे के पूरे देहरादून को गुलाम कादिर ने जीतने के बाद, देहरादून को जीता गुलाम कादिर ने और देहरादून जीतने के बाद गुलाम कादिर ने ये देहरादून जो है उम्मेद सिंह नाम के व्यक्ति को सौंप दिया। उम्मेद सिंह को देहरादून सौंपा और उम्मेद सिंह ने जो है देहरादून अपने पास रखा। उम्मेद सिंह के पास देहरादून रहा। ऐसी जानकारी मिलती है कि जब गुलाम कादिर की मृत्यु हो गई थी तो गुलाम कादिर की मृत्यु के बाद उम्मेद सिंह ने देहरादून वापस गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह को सौंप दिया था। परंतु प्रद्युम्न शाह को सौंपने के बाद भी, अब दून के आक्रमणों को देख रहे हैं हम, प्रद्युम्न शाह को सौंपने के बाद भी मैंने यहां पे बताया कि 86 में गुलाम कादिर आक्रमण करेगा
वो पीछे की कहानी में मैं बता चुका हूं। गुलाम कादिर ने जब आक्रमण किया तो गुरुद्वारों को नष्ट करना शुरू कर दिया, गुरुद्वारे में गो हत्या करवाई, एक तरफ से देहरादून में लूट मचाना शुरू किया। देहरादून में पूरे देहरादून को विजित कर लेगा और देहरादून जीतने के बाद उम्मेद सिंह नाम के एक व्यक्ति को दे देगा, स्थानीय व्यक्ति को दे दिया, उम्मेद सिंह को देहरादून सौंप दिया। अब उम्मेद सिंह क्या करेगा कि जब गुलाम कादिर की मृत्यु हो जाएगी, गुलाम कादिर की मृत्यु होने के बाद यही उम्मेद सिंह देहरादून वापस सौंप देगा गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह को। लेकिन कहानी यहां पर एक मोड़ ले लेती है कि ये उम्मेद सिंह वापस 3 साल बाद उम्मेद सिंह जो है वो सिरमौर के शासक के साथ मिल गया और सिरमौर के शासक को सारे गुप्त मार्ग बता करके देहरादून की सारी गुप्त जानकारियां दी और वापस जो है 3 साल बाद सिरमौर के राजा ने देहरादून पर आक्रमण कर दिया। तो अगर आक्रमण, विदेशी आक्रमण इस समय पर अगर पूछ लिया जाए, तो अगर ये पूछ लिया जाए देहरादून पर किस किस का आक्रमण हुआ, तो एक तो हुआ गुलाम कादिर का आक्रमण। दूसरा, ऐसी जानकारी मिलती है कि देहरादून के आक्रमणों को अभी हम देख रहे हैं, उधर हमने लंगूरगढ़ी की संधि वगैरह वो सब एक पक्ष, दूसरा हमने यहां देहरादून पर आक्रमण देखे। तो एक आक्रमण तो हमने गुलाम कादिर का पढ़ा, उसकी पूरी कहानी हम समझ गए। इसी समय पे राजा प्रद्युम्न शाह का जवाई था, जो गुलेर का राजा था, हरि सिंह। राजा प्रद्युम्न शाह का जवाई, एक आक्रमण तो ये होता है। दूसरा आक्रमण प्रद्युम्न शाह का जवाई था जो गुलेर का राजा था, गुलेर का राजा था जिसका नाम था हरि सिंह। गुलेर का राजा हरि सिंह प्रद्युम्न शाह का जवाई था और हरि सिंह ने भी देहरादून को लूटना शुरू कर दिया, यानी खुद के जवाई ने भी देहरादून पर आक्रमण कर लिया, प्रद्युम्न शाह के जवाई ने, और देहरादून के क्षेत्र पर ही आक्रमण किया और उसको लूटना वगैरह शुरू कर दिया। आगे जानकारी मिलती है कि लंडौरा रियासत का उस समय पे राजा था। तीसरा आक्रमण अगर हम देखें तो जो लंडौरा रियासत थी, इस लंडौरा रियासत का उस समय पे राजा था रामदयाल। रामदयाल जो राजा था, इसने भी देहरादून पर आक्रमण किया और देहरादून पर आक्रमण करने के बाद देहरादून के क्षेत्र को लूटना शुरू कर दिया। एक तो ये सारी कहानी रहती है। फिर 1800 से लेकर के और 1801 के बीच में सहारनपुर से देहरादून पर आक्रमण होना शुरू हुआ। सहारनपुर से देहरादून पर आक्रमण हुआ। सहारनपुर से जो मराठा आए, उन्होंने 1801 में देहरादून को लूटा। तो ये कहानी देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि राजा प्रद्युम्न शाह के समय देहरादून पर कौन कौन सी लूट मचाई गई। यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है और अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। गुलाम कादिर का आक्रमण कब हुआ, तो 1786। राजा प्रद्युम्न शाह के जवाई का नाम क्या था, तो हरि सिंह। वो कहां का राजा था, गुलेर का राजा, उसने भी देहरादून को लूटा। इसके अलावा इस समय लंडौरा रियासत का राजा था जिसका नाम था रामदयाल, इसने भी देहरादून को लूटा। 1801 में जो है देहरादून को सहारनपुर से आए मराठाओं ने भी लूटा। तो कुल मिलाकर के देहरादून के अंतर्गत लूटपाट चलती रहती है। ये लूटपाट वगैरह सब चल रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अब गढ़वाल में शुरू होता है आपदाओं का समय। आपदाओं का समय गढ़वाल के इतिहास में मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यही सारी चीजें हैं जिन सारी चीजों के बाद गढ़वाल के इतिहास का तख्ता पलट जाएगा और गढ़वाल की राजगद्दी पर गोरखाओं की नींव पड़ेगी। खैर, कहानी को शुरू करते हैं। तो अब गढ़वाल में अकाल का समय, गढ़वाल में भूकंप का समय, तो गढ़वाल में आपदाओं का समय अब शुरू होता है। आपदाएं वगैरह अगर हम गढ़वाल के अंदर देखें तो वो पूरी कहानी आपको जो है इसी समय समझ में आ जाएगी। वहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि 51-52 का अकाल किसके समय पे पड़ा था, मतलब 51-52 का अकाल कब पड़ा था। या फिर ऐसा प्रश्न बन सकता है कि 51-52 के अकाल का वर्णन किसने किया है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनता है। बहुत महत्वपूर्ण है 51-52 का अकाल। इस समय प्रद्युम्न शाह के समय आपदाएं देखा जाए, संवत 1851-52, 1851-52 संवत, सन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सन जो है होता है वो संवत से, मतलब सन जो है सन संवत से 57 साल पीछे होता है। यानी जैसे आज जो सन है उसमें अगर हम 57 जोड़ देंगे तो वो संवत निकल जाएगा। जैसे आपको समझाने के लिए एक आसान सा तरीका ये हो सकता है, संवत किसको कहते हैं, तो संवत साल से 57 साल आगे होता है।
आपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा होगा। संविधान की प्रस्तावना में अंत में जहां लिखा गया है कि दृढ़ संकल्पित होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मार्पित किया जाता है। तो आपने वहां पे देखा होगा कि विक्रम संवत 2006 लिखा है, जबकि तिथि बताई गई है कि 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हो गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। 26 नवंबर की जो तिथि है उससे अगर 1949 में अगर हम 57 साल आगे जोड़ें तो विक्रम संवत 2006 के अधीन हम लोग पहुंच जाते हैं, 2006 के आसपास पहुंच जाते हैं। तो इसलिए वहां पे 2006 लिखा गया है, यानी जो साल चल रहा होगा उसमें 57 साल जोड़ देंगे तो वो संवत निकल करके आ जाएगा। संवत 1851-52 आपदाएं गढ़वाल के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो संवत 1851-52 यानी सन कौन सा हो गया? तो सन हो गया 1794-95। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना यहां पे। यदि आपके पास पूछ लिया जाए कि संवत 1851-52, यहां से ध्यान रख लेना कि इस समय गढ़वाल में पड़ा था अकाल, और इस अकाल को 51-52 का अकाल कहा जाता है। तो यदि पेपर के अंदर पूछे कि 51-52 का अकाल कब पड़ा, तो 51-52 का अकाल संवत पूछा तो तब 1851-52 बोलना, और यदि पूछा 51-52 का अकाल कब पड़ा तो तब सन बोलना 1794-95 में। पूछेगा किस वर्ष 51-52 का अकाल पड़ा, तो 1794-95। इस अकाल की जानकारी किसने दी है? तो कैप्टन हार्डविक ने इस अकाल की जानकारी दी। कैप्टन हार्डविक ने जो है इस अकाल की जानकारी दी है। ऐसी जानकारी मिलती है कि कैप्टन हार्डविक 1796 में श्रीनगर की यात्रा पर आया था और इसी कैप्टन हार्डविक ने जो है इस अकाल की जानकारी दी है। श्रीनगर की यात्रा की थी और इसी अकाल की जानकारी दी है। बहुत बार पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। दूसरी महत्वपूर्ण आपदा, दूसरी आपदा गढ़वाल के बहुत भयंकर भूकंप गढ़वाल में जो है वो 1 सितंबर 1803 को आता है। 1 सितंबर 1803 को गढ़वाल में आया भयानक भूकंप। मैंने आपको पीछे जब राजा अजय पाल पढ़ाया था तो वहां पे बताया भी था कि मैंने जो वीडियो के पेपर में क्वेश्चन आ रखा था, मैंने डेट सहित बताया था आपको कि वीडियो के पेपर में क्वेश्चन था एक बार कि श्रीनगर स्थित राजा अजय पाल का भवन किस वर्ष टूटा। शायद 27 फरवरी 2018 का वीडियो का पेपर था, उसमें 27 फरवरी को ही हुआ था, 2018 के आसपास का पेपर था। हाँ, उसमें जो है ये प्रश्न पूछा गया था कि श्रीनगर स्थित राजा अजय पाल का भवन किस वर्ष भूकंप से ध्वस्त हो गया। तो ये ध्यान रखना, यही भूकंप था 1803 वाला। अब श्रीनगर का राजभवन ध्वस्त हो गया तो अभी राजभवन में राजा कौन है? प्रद्युम्न शाह। कहानी देखते हैं, पूरी कहानी। 1 सितंबर 1803 को गढ़वाल में भूकंप आया और इस भूकंप का केंद्र बिंदु था बद्रीनाथ। केंद्र बिंदु कहने का मतलब, जैसा आपने ज्योग्राफी में भूकंप पढ़ा ही होगा, भूकंप जो है वो जमीन के अंदर से उत्पन्न होता है। तो जमीन मान करके चलते हैं, जमीन है और यहाँ पे जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, इसको जमीन के अंदर जहां से उत्पन्न होता है उसको अभिकेंद्र कहते हैं। जमीन के अंदर भूकंप जहां से उत्पन्न होता है उसको अभिकेंद्र कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे उत्पन्न हुआ तो जमीन के ऊपर यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, इस जगह को केंद्र कहा जाता है। तो ये तो छोटा सा फंडा है ज्योग्राफी का, भूकंप का। खैर, गढ़वाल में 1 सितंबर 1803 को आया भूकंप और इस भूकंप का केंद्र बिंदु था बद्रीनाथ। यही भूकंप गढ़वाल के इतिहास में निर्णायक साबित होगा और गढ़वाल के इतिहास को पूरे तरीके से पलट देगा। इतना भयंकर भूकंप था कि 1 सप्ताह तक भयंकर भूकंप आया था। रात को, बृहस्पतिवार की रात को 8 सितंबर को तो 1:30 बजे रात को भूकंप आया। इतना भयंकर भूकंप आया गढ़वाल में कि सब तहस नहस होकर के रह गया। इस भूकंप के बाद ऐसी जानकारी मिलती है कि मात्र 20 से 25% लोग ही जिंदा बचे थे। सारी की सारी गढ़वाल में देखेंगे तो जनता के अनुसार इतना खतरनाक भूकंप था कि 20 से 25% लोग ही जिंदा बच चुके थे। गोरखाओं को इस भूकंप के बाद तय हो गया गोरखाओं का कि गढ़वाल पर आक्रमण करना है, क्योंकि गढ़वाल राज्य की आर्थिक स्थिति, गढ़वाल राज्य के राजा के पास पैसे ही नहीं बचे थे। अकाल के बाद भूकंप, आपदाएं एक के बाद एक, और इतनी भयानक आपदाएं कि गढ़वाल के राजा के पास एक भी रुपया नहीं बचा हुआ था।
तो गढ़वाल के राजा ने जो है, अब गोरखाओं को पता है कि गढ़वाल राज्य में पैसे नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने जो है तय कर लिया कि अब वो गढ़वाल पर आक्रमण करेंगे। तीसरा कारण गोरखाओं के आक्रमण का यह भी माना जाता है कि गोरखाओं का आक्रमण इसलिए हुआ क्योंकि पराक्रम शाह जो था, इस पराक्रम शाह के द्वारा रमा खंडूड़ी और धरणी खंडूड़ी की हत्या करवा दी गई। रमा खंडूड़ी और धरणी खंडूड़ी की हत्या करवा दी गई। ये कौन थे? तो आपको पीछे की वीडियो में मैंने बताया था कि जब जयकृत शाह के समय पे खंडूड़ी और डोभाल मंत्रियों के बीच में आपसी गुटबाजी चलती है, तो ये जो खंडूड़ी लोग थे, इन्होंने देहरादून के फौजदार घमंड सिंह को बुलाया था और घमंड सिंह ने भरे दरबार में कृपाराम डोभाल का सर कलम कर दिया था। रमा खंडूड़ी और धरणी खंडूड़ी बहुत महत्वपूर्ण सेनापति थे राजा प्रद्युम्न शाह के। इन दोनों के दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सेनापति हैं राजा प्रद्युम्न शाह के, बहुत विश्वास पात्र सेनापति, बहुत महत्वपूर्ण सेनापति हैं। पराक्रम शाह ने इन दोनों के दोनों की हत्या क्यों की? तो ऐसी जानकारी मिलती है कि पराक्रम शाह के दिमाग में किसी ने बात डाल दी कि भाई ये दोनों के दोनों प्रद्युम्न शाह के खास हैं और जब तक ये दोनों जिंदा हैं तब तक तू राजा तो नहीं बन सकता। तो पराक्रम शाह के दिमाग में ये बात डाल दी किसी ने कि भाई तब तक तू राजा नहीं बनेगा जब तक रमा खंडूड़ी और धरणी खंडूड़ी जिंदा हैं। गढ़वाल राज्य में जब तक ऐसे सेनापति हैं तब तक राजा प्रद्युम्न शाह को कुछ नहीं हो सकता, और अगर तुझे राजा बनना है तो पहले तुझे इन दोनों को मरवाना पड़ेगा। तो पराक्रम शाह इन दोनों की हत्या करवाता है। समस्या ये थी कि धरणी खंडूड़ी जो थी, उनकी पत्नी का नाम था बैजू बामणी। अब उसमें एक पूरी कहानी निकल करके आती है, बैजू बामणी कौन थी, तो बड़ी अच्छी कहानी है। कुछ ऐसी जानकारी मिलती है कि मैंने आपको अभी पीछे थोड़ी देर पहले बताया था लंगूरगढ़ी की संधि। जब लंगूरगढ़ी की संधि हुई थी तो उस लंगूरगढ़ी की संधि के अंतर्गत मैंने आपको बताया 1792 में यहां गोरखाओं ने कुछ गढ़वालियों को बंदी बना दिया था और बंदी बना करके अपने साथ ले गए थे नेपाल। तो उन्हीं बंदियों को छुड़ाने के लिए, गढ़वाल राज्य के जो बंदी है उनको छुड़ाने के लिए और नेपाल राज्य में अपने दूत के रूप में अपनी बात रखने के लिए गया था धरणी खंडूड़ी। धरणी खंडूड़ी नेपाल जाता है, राज्य में अपनी बात रख रहा होता है। गढ़वाल राज्य के जो बंदी बनाए हुए नेपाल वालों ने बंदी बना रखा था जिनको, कि उनको छोड़ दो। तो धरणी खंडूड़ी नेपाल के उस समय राज दरबार में रहता है। तो वहां के जो राज दरबार में राजगुरु थे, नेपाल के दरबार में जो राजगुरु थे, उनकी पुत्री जो थी, उनकी पुत्री का नाम था बैजू बामणी। बैजू बामणी उनकी पुत्री का नाम था और बैजू बामणी जो है वो धरणी खंडूड़ी को देख करके धरणी खंडूड़ी से उसे प्रेम हो गया। धरणी खंडूड़ी से उसे प्रेम हो गया, धरणी खंडूड़ी से उसे प्यार हो जाता है और बैजू बामणी कहती है कि मैं धरणी खंडूड़ी से विवाह करूंगी। तो अब नेपाल के राजगुरु की पुत्री है धरणी खंडूड़ी, एक प्रतिभावान व्यक्ति थे, बहुत महत्वपूर्ण सेनापति थे गढ़वाल के राजा के, और इस प्रकार धरणी खंडूड़ी का विवाह हुआ था नेपाल से। यहां पराक्रम शाह ने क्या गलती कर दी? पराक्रम शाह ने जो है रमा खंडूड़ी धरणी खंडूड़ी को मार दिया। अब धरणी खंडूड़ी की पत्नी जो है वो नेपाल के राजगुरु की पुत्री है, तो इस वजह से भी नेपाल ने आक्रमण कर दिया। नेपाल के आक्रमण के कई कारण हैं। एक तो आक्रमण का कारण ये 51-52 का अकाल, एक आक्रमण का कारण भूकंप, एक आक्रमण का कारण पराक्रम शाह के द्वारा खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, यानी रमा खंडूड़ी और धरणी खंडूड़ी की हत्या करवाना। चौथा सबसे बड़ा कारण जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं दिखाई देता है, वो चौथा सबसे बड़ा कारण है मौला राम का गोरखाओं को सहयोग। मौला राम ने गोरखाओं को बराबर समर्थन दिया। इस बात को हम बहुत अच्छे तरीके से इससे समझ सकते हैं कि जब गोरखा गढ़वाल को विजित कर लेते हैं तो गोरखा गढ़वाल को विजित करने के बाद पहला गोरखा सूबा बनाया था रणजोड़ सिंह थापा को, और रणजोड़ सिंह थापा के ऊपर रणजोड़ चंद्रिका लिखी थी मौला राम ने, प्रशंसा की थी रणजोड़ सिंह थापा की। तो कहीं ना कहीं मौला राम भी जो है वो गोरखाओं के साथ था और इन सारे कारणों के कारण गोरखाओं ने जो है वो आक्रमण किया। हालांकि पेपर के अंदर सीधा एक कारण पूछता है और सबसे महत्वपूर्ण और तात्कालिक कारण जो था वो 1 सितंबर 1803 का भूकंप था। 1 सितंबर 1803 के भूकंप के बाद श्रीनगर का राजभवन धराशायी हो गया था, और क्योंकि राजा ने जो है श्रीनगर राजभवन जब धराशायी हो गया तो तब जो है राजा पूरा का पूरा जो राजा का राज दरबार है वो देहरादून में शिफ्ट होगा।
और उसी समय जो है गोरखाओं ने आक्रमण कर लिया। बहरहाल ऐसी जानकारी मिलती है कि जैसे ही गोरखाओं के आक्रमण की जानकारी राजा प्रद्युम्न शाह तक पहुंचती है तो प्रद्युम्न शाह बहुत ज्यादा घबराएगा ही। गढ़वाल राज्य में पैसे ही नहीं है, अकाल अलग पड़ा, भूकंप अलग आया, राजभवन अलग टूट गया, इधर देखेंगे तो अलग ही चीजें और चल रही है, रमा खंडूड़ी धरणी खंडूड़ी की हत्या हो गई। कुल मिलाकर के राजा प्रद्युम्न शाह बड़ा परेशान हो गया और इस बात को सोचने लगा कि अब मैं गोरखाओं से कैसे लड़ूं। गोरखाओं से लड़ना संभव नहीं है, आखिर लड़ूं कैसे गोरखाओं से। प्रद्युम्न शाह ने फिर भी अपना सोने का सिंहासन जो है, राज सिंहासन, सोने का सिंहासन अपना जिस सिंहासन पर बैठता था वो सिंहासन और गढ़वाल के इतिहास के अंतर्गत जितना भी स्वर्ण खजाना जानकारी मिलती है राजा प्रद्युम्न शाह के दरबार में था। इसके अलावा आभूषण, इसके अलावा बद्री केदार मंदिर के दान पात्र वगैरह, इन सब को खाली कर दिया। राजा प्रद्युम्न शाह ने गोरखाओं से युद्ध लड़ने के लिए, सेना तैयार करने के लिए स्वयं का सोने का सिंहासन तक बेच दिया। राजा प्रद्युम्न शाह 1.5 लाख रुपए में सहारनपुर के अंतर्गत अपना सोने का सिंहासन बेच देता है। ये देखो कितनी बुरी स्थिति इस समय पे आ गई थी। 1.5 लाख रुपए में सोने का सिंहासन बेच दिया। राजा ने अपने आभूषण बेच दिए, सारी चीजें बेच दी। कहीं ना कहीं शिव प्रसाद डबराल ने अगर लिखा है कि प्रद्युम्न शाह में स्त्रियोचित गुण थे। शिव प्रसाद डबराल, उत्तराखंड का इतिहास उनकी पुस्तक है, उन्होंने लिखा है कि प्रद्युम्न शाह जो था उसमें स्त्रियोचित गुण थे। उनने सारी चीजें बेच दी, सोने का सिंहासन बेच दिया, स्वर्ण खजाना बेच दिया, आभूषण बेच दिए, सारी चीजों को बेच दिया। और सब कुछ बेचने के बाद प्रद्युम्न शाह जो है अब वो तय करता है कि मैं युद्ध करूंगा और किराए पर जो है, भाड़े पर एक सेना तैयार करता है। अब देखते हैं कि प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में जो युद्ध हुआ उस युद्ध को कहा जाता है खुड़बुड़ा का युद्ध। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके पेपर की दृष्टि से। खुड़बुड़ा का युद्ध गढ़वाल में निर्णायक युद्ध साबित होगा। इस युद्ध की तिथि कब है तो इस युद्ध की तिथि दी जाती है 14 मई 1804, या कुछ कुछ इतिहास की किताबों में इसकी तिथि दी जाती है 26 जून 1804। तो अब ऐसे में बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर 14 मई 1804 वाली याद रखें कि 26 जून 1804। तो आपको जो है ना, ऐसी परिस्थितियों में मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। कुछ किताबें कुछ कहती हैं, कुछ किताबें कुछ कहती है, ये उत्तराखंड में जनरली आपको मिलेगा ही। कुछ नहीं करना है, दोनों डेट लिखनी है, ऑप्शन पेपर में जिस अकॉर्डिंग आएगा उस अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ तो 14 मई 1804। हालांकि मैं अपनी ओर से एक बात कह सकता हूं, अपना पक्ष रख सकता हूं कि 14 मई 1804 आप ध्यान रख लेंगे कि तब खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। 26 जून 1804 भी इसकी तिथि दी जाती है। एक इतिहासकार हैं शिव प्रसाद डबराल, उन्होंने इसकी अलग तिथि बताई है। बहरहाल खुड़बुड़ा के युद्ध में राजा प्रद्युम्न शाह ने जो है किराए पर एक सेना तैयार की और दूसरी तरफ थे गोरखा। एक तरफ गोरखा और एक तरफ देखेंगे पूरी कहानी में कौन कौन। प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह, प्रीतम शाह। प्रीतम शाह बड़ा प्रेम करता था प्रद्युम्न शाह। पराक्रम शाह, प्रीतम शाह, तीन तो ये भाई। प्रद्युम्न शाह के दो पुत्र, एक सुदर्शन शाह, दूसरा पुत्र देवी शाह। ये दो पुत्र, इतने लोग ये एक तरफ, और इनके साथ एक और खुड़बुड़ा के युद्ध में राजा प्रद्युम्न शाह का सहयोग किया था लंडौरा रियासत के राजा रामदयाल। इसको भी दया आ गई प्रद्युम्न शाह को देख करके कि बोले बेचारे ने सोने का सिंहासन तक बेच दिया, चलो कोई बात नहीं, इसका सहयोग करते हैं। इन्होंने सहयोग किया राजा प्रद्युम्न शाह का। ये सबके सब एक तरफ, दूसरी तरफ गोरखा। युद्ध हुआ, वो भयानक युद्ध, खुड़बुड़ा का युद्ध। और गढ़वाल में राजा प्रद्युम्न शाह खुड़बुड़ा के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। इस समय प्रद्युम्न शाह का पुत्र सुदर्शन शाह जो है वो हरिद्वार के ज्वालापुर चला गया भाग करके, और वहां जाकर के निवासित रहने लग गया। तो एक क्वेश्चन आता है कि हुमायूं के समान निर्वासन काल किसका व्यतीत हुआ था, तो राजा सुदर्शन शाह का। हालांकि उसको मैं गढ़वाल के आगे के टिहरी रियासत के इतिहास में पढ़ाऊंगा ही। तो इन सब लोगों ने एक तरफ और एक तरफ राजा प्रद्युम्न शाह, युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में सब लड़ रहे हैं,
उसी समय पे एक गोरखा सेनापति थे जिनका नाम था रणजीत सिंह। एक गोरखा सेनापति था जिसका नाम था रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने जो है गोली चलाई और गोली लग गई राजा प्रद्युम्न शाह को। प्रद्युम्न शाह लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। इसी के साथ गढ़वाल के मध्यकालीन गढ़वाल का पंवार वंश भी समाप्त हो गया। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आया होगा पंवार वंश का, राजा प्रद्युम्न शाह का, और ये कहानी अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर आपको कहानी अच्छे तरीके से समझ आ गई तो आपको सब कुछ समझ में आ गया, और इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि हर एक छोटी छोटी कहानी को भी मैं आप तक पहुंचाऊं, आप तक बताऊं। इसी के साथ आज इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो टिहरी रियासत का, हिंदी का। थोड़ा सा मैं व्यस्त रह रहा हूं आजकल, तो इस वजह से हिंदी वगैरह की क्लास रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा, अगले 10-15 तारीख तक मैं फ्री हो जाऊंगा लगभग, फिर उसके बाद जो है मैं रेगुलर हिंदी और उत्तराखंड की क्लासेस, साथ साथ जीएस के भी सब्जेक्ट जो है शुरू करूंगा। उसके बाद रीजनिंग वगैरह सभी चीज़ों की क्लासेस शुरू करूंगा चैनल पर। उम्मीद है आपका सपोर्ट बना रहेगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।